नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज के इस सेशन में हम लोग घटनासार की जो समसामयिकी अर्धवार्षिकी में विभिन्न टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, ये टॉपिक छोटे-छोटे हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें आज हम लोग चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, नवीन नियुक्तियाँ, ऑपरेशन और अभियान को कवर करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग योजना, परियोजना, जो विभिन्न आयोग या समिति बनी है, मेले और उसके बाद हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा और विभिन्न जो पुस्तकें लिखी गई हैं करंट से संबंधित, उनको हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले देखेंगे चर्चित स्थल। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, आज के सेक्शन में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं। हमको पूरी उनकी आत्मकथा नहीं समझनी, हमको उस पोर्शन को समझना है जहां से सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चर्चित स्थल देखते हैं। पहला है कि मियाँ चन्नू। ये पाकिस्तान में एक जगह है जहां पर भारत की तरफ से एक तकनीकी गड़बड़ी से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी। ठीक है, और ये 9 मार्च को घटना हुई 2022 में। और ये जो मियाँ चन्नू स्थल है, ये भारत की सीमा से पाकिस्तान के अंदर 120 किलोमीटर का ये परिस्थिति ये स्थल है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मियाँ चन्नू। अगला देखिए, इसमें अगला है ग्वालियर। अब देखिए ग्वालियर किस लिए चर्चा में आया। यहाँ पर देश का पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल बनने हैं, जिसमें से पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। इसके अलावा जो 4 अन्य ड्रोन स्कूल हैं जो विभिन्न शहरों में हैं, उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, यानी इसलिए ग्वालियर चर्चा में रहा। बस इतना था इसमें। किशनगंज, ये किशनगंज बिहार में नहीं, ये दिल्ली में किशनगंज है। और भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को दिल्ली के किशनगंज में मंजूरी दे दी है। इसकी जो निर्माण लागत है वो 30.76 करोड़ रुपए है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला है गुरुग्राम। यहाँ पर 4 पहिया वाहन के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में, जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर है, वहाँ इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ क्या याद रखना है कि गुरुग्राम हरियाणा में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई, जहां की क्षमता जो है 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग स्टेशन की है। एक बात और यहाँ पे इंक्लूड करना है, इससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन था वो नवी मुंबई में था। ठीक है, इतनी बात को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये याद रखिएगा, ये जो नया गुरुग्राम में ईवी स्टेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगले पॉइंट की तरफ चल रहा है। अगला है श्री रमना काली मंदिर। अब ये श्री रमना काली मंदिर क्यों चर्चा में आया। ये 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था और 50 साल बाद 17 दिसंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ढाका में स्थित रमना काली मंदिर का पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ क्या याद रखना है, रमना काली मंदिर कहाँ पर है, ढाका में है, बांग्लादेश में। दूसरी बात कि इसका पुनर्निर्माण का उद्घाटन किसने किया, भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। और इसको नष्ट कब किया गया था, 1971 में किया गया था पाकिस्तानी सेना द्वारा। और जिस ऑपरेशन के तहत किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन सर्चलाइट। अगले पॉइंट में देखिए लिखा है 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट द्वारा इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। ये बात याद रखनी है। ये भी याद रखिएगा कि रमना काली मंदिर ढाका में मुगल कालीन समय में इसका निर्माण हुआ था। ये जो रमना काली मंदिर है ये माता काली से संबंधित है। ठीक है, और इस मंदिर को रमना काली बारी भी कहा जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो ये ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर माता काली के हिमालय से बंगाल प्रवास को प्रदर्शित करता है। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, एक ऐतिहासिक वर्णन में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि रानी विलास मोनी देवी के संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। किसके संरक्षण में, रानी विलास मोनी देवी के संरक्षण में। ठीक है, अगला पॉइंट है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पाताल पानी स्टेशन है। इसका नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, जिनका नाम टंट्या भील है, उनके नाम पर रखे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या स्टेशन का नाम है, पाताल पानी स्टेशन। किसके नाम पर रखा जाएगा, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील के नाम पर रखा जाएगा। अब ये टंट्या भील का योगदान क्या है, तो ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र संघर्ष किया था। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि पाताल पानी स्टेशन का नाम टंट्या भील के नाम पर ही क्यों रखा गया। तो इसका तर्क एक ये है
कि ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी में आदिवासी टंट्या भील को मारकर पाताल पानी के जंगलों में फेंक दिया गया था, इसीलिए पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या भील रखा गया। ठीक है, अगला है चर्चित व्यक्ति। पहला नाम है प्राजक्ता कोली का। अब प्राजक्ता कोली कौन है? तो ये एक कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्राजक्ता कोली को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। ठीक है, यानी दो बातें याद रखना है, कंटेंट क्रिएटर अभिनेत्री हैं और इनको भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ठीक है, इन दो बातों को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगली बात इसमें क्या याद रखनी है? ये बात याद रखनी है कि वैश्विक समाज अभियानों के माध्यम से प्राजक्ता कोली ने मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके योगदान के कारण उनको ये उपाधि दी गई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अब प्राजक्ता कोली को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट और जैव विविधता के जो प्रभाव हैं उसको जागरूक करने के लिए युवाओं से बातचीत करने का कार्य सौंपा जाएगा। ठीक है, अब ये कार्य उनको सौंपा जाएगा। ठीक है, और इसके पहले इनको किसके लिए दिया गया? तो उनको मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकार के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया है उसके कारण ये उपाधि मिली है। ठीक है, इतनी प्राजक्ता कोली के बारे में आपको जानना था। अगला नाम है रवीश तिवारी। इनका संबंध द इंडियन एक्सप्रेस से है, यानी कि ये पत्रकारिता से के क्षेत्र में है, पहली बात। दूसरी बात कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि ये क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि रवीश तिवारी का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से है। अगर बहुत डीप में जाएगा तो पूछ देगा किस उससे, तो द इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा, इनको रोड्स स्कॉलरशिप ये अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, इतनी बात आपको रवीश तिवारी के बारे में जाननी थी। अगला है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनका हाल ही में निधन हो गया 92 वर्ष की अवस्था में। इनका निधन 6 फरवरी 2022 में हुआ। एक पॉइंट महत्वपूर्ण इसमें और ऐड कर लीजिए कि 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी का मूल नाम हेमा मांगलेशकर था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? हेमा मांगेशकर। दूसरी बात याद रखिएगा कि 1989 में लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से पुकारा जाता था। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, इतनी बात आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में मराठी फिल्म कितनी हिसाल के लिए उन्होंने पहला गाना गाया था। और दूसरी बात यह है कि 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में उन्होंने अभिनय किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में उन्होंने पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया था। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा गाने का वो रिकॉर्ड है उनके पास। अब देखिए, आपको ये पता चल गया कि 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके अलावा इनको इसके पहले 1999 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, 1969 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, 2009 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया, ये भी इनको मिला है। ठीक है, यानी इतनी बातों को आपको लता मंगेशकर जी के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी जी एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता है और एक स्वतंत्रता सेनानी। 102 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ठीक है, एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी होगी शकुंतला चौधरी जी के बारे में कि असम के कामरूप में रहने वाली शकुंतला चौधरी जी ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया था। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, कई बार स्टेट भी पूछ देता है। ठीक है, और ये पूछ देता है किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला नाम देखिए जानवी डांगेती। अब जानवी डांगेती आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय ये हैं और इनको क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि इनको हाल ही में अमेरिका के अलाबामा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP में प्रशिक्षण पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। यानी कि जानवी डांगेती इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम IASP में प्रशिक्षण पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इतनी बात याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि जानवी डांगेती जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म है IOAA की सदस्य भी हैं। ठीक है, इतनी बात महत्वपूर्ण है, यही याद रखना है आपको। अगला नाम है राहुल बजाज का। राहुल बजाज भारत के उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष रहे। उनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, अब राहुल बजाज के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि उन्हें 2001 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पद्म भूषण मिला 2001 में। दूसरी बात क्या है कि उन्हें फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। ठीक है, यानी इनको जो दो महत्वपूर्ण सम्मान है वो याद रखना है कि भारत का जो तीसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, और फ्रांस सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको प्राप्त हुआ था। अगला नाम है विनोद दुआ का। विनोद दुआ एक टीवी पत्रकार हैं, इनका नई दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, और इन्हें पत्रकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनकर पुरस्कार से 1996 में सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साथ 2008 में भारत सरकार ने विनोद दुआ को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और ये एक और इसमें महत्वपूर्ण क्या पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र से हैं, तो ये एक टीवी पत्रकार थे। ठीक है, इतनी बात को आपको विनोद दुआ जी के बारे में जानना होगा। मनु भंडारी। मनु भंडारी एक हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, इनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ। ठीक है, और ये क्या थी, हिंदी साहित्यकार थी। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। अब मनु भंडारी के बचपन का नाम बता रहा है कि इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। अगला नाम है डॉक्टर माधव कृष्णन नायर। अब ये डॉक्टर माधव कृष्णन नायर एक प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक, इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, और इनको पद्मश्री कब मिला है, तो 2001 में इनको पद्मश्री मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है नवीन नियुक्ति। पहला नाम है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRDAI, के अध्यक्ष के रूप में किया गया। ठीक है, यानी देवाशीष पांडा IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये सुभाष चंद्र खुंटिया का स्थान लेंगे। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आप याद रखिएगा कि ये 1987 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के ये IAS ऑफिसर। ठीक है, इतनी बात को याद रखना है आपको। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला नाम है KN राघवन। KN राघवन भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को हाल ही में इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है IRSC यानी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। किसको, KN राघवन को। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का होगा। और आगामी 31 मार्च 2022 में इनके सिंगापुर में एक प्रतिनिधि मंडल की ये अध्यक्षता भी करेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप है, ठीक है, यह एक सिंथेटिक रबर उत्पादन और उपभोग करने वाले देश की एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है, KN राघवन को। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला नाम किसका है, अगला नाम है संजय मल्होत्रा जी का। संजय मल्होत्रा जी को फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया। यानी RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया, संजय मल्होत्रा जी को। ठीक है, राजस्थान कैडर के ये 1990 के IAS ऑफिसर। इतनी बात बस याद रखनी है आपको, संजय मल्होत्रा। अगला है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जी को हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। यानी जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जिसका शॉर्ट नेम है PMEAC, उसके पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर किसको नियुक्त किया गया, तो संजीव सान्याल जी को नियुक्त किया गया। इतनी बात को याद रखना है। अगला नाम है माधवीपुरी बुच। अब ये माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SEBI, का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। यानी SEBI का नया चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। और एक महत्वपूर्ण बात जो इस पॉइंट को और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है कि पहली बार किसी महिला को SEBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया, और वो महिला कौन है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, दूसरी बात कि माधवीपुरी बुच अजय त्यागी का स्थान लेंगे, और इनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला नाम है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है HPCL, का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया। यानी HPCL के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, पुष्प कुमार जोशी को। ठीक है, दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है कि पुष्प कुमार जोशी एज ए HPCL अध्यक्ष एंड MD किसका स्थान लेंगे, मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लेंगे। ठीक है, अगले नाम की तरफ चलते हैं। अगला नाम है रवि मित्तल। रवि मित्तल नई दिल्ली में भारतीय दिवाला एवं शोधन अध्यक्षता बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है IBB, के अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया है। ठीक है, यानी भारतीय दिवाला और शोधन अध्यक्ष बोर्ड के यानी IBB के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, रवि मित्तल जी को बनाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो अक्षमता बोर्ड है, ठीक है, यानी भारतीय दिवाला एवं
शोधन अक्षमता बोर्ड है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कब? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई। और किस संहिता के तहत हुई? तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत। यानी अगर समराइज कर दे तो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत भारतीय दिवाला एवं शोधन अध्यक्षता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई, जिसकी चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो रवि मित्तल। अगला नाम देखिए, अगला नाम है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी गुजरात के सहकारिता नेता और इनको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफ्को का नया चेयरमैन बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इफ्को का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? दिलीप संघानी। इनका संबंध कहाँ से है? ये गुजरात के सहकारी नेता हैं और इफ्को का पूरा नाम क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये ध्यान दीजिए कि ये किसका स्थान लिए हैं? तो बलवीर सिंह नकई का। ठीक है, दिलीप संघानी, ठीक है, ये अध्यक्ष इफ्को। अगला देखिए, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को यूजीसी ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक, मतलब भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAAC, बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया। इनको किसने चुना? तो यूजीसी ने। ये प्रोफेसर भूषण पटवर्धन क्या है? ये शिक्षाविद हैं और अनुसंधान वैज्ञानिक। दूसरी बात है कि इनको किसका कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAAC, जिसको कहते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जो बेंगलुरु में है, उसके इनको कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले नाम की तरफ चलते हैं। अगला नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल एक महारत्न कंपनी है ONGC के निदेशक के रूप में कार्यरत रही। अलका मित्तल को इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMD कहते हैं, के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया और ये अतिरिक्त कार्यभार उनके 6 महीने के लिए है। ठीक है, और एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन का दायित्व संभालने वाली वो पहली महिला बनेंगी। ठीक है, यानी कि ONGC की का चेयरपर्सन का दायित्व संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई? अलका मित्तल। अब इसके बाद इसके साथ एक और नाम याद रखिए कि एक नाम आता है निशी वासुदेव का। निशी वासुदेव सार्वजनिक दूसरी एक कंपनी है महारत्न, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसकी चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला थी। यानी अगर यहाँ पे समराइज कर दें तो ONGC की पहली चेयरपर्सन बनी कौन? जिनका नाम है अलका मित्तल, और वो भी महारत्न कंपनी। और एक महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिनकी चेयरपर्सन पहली कौन बनी? निशी वासुदेव। ठीक है, ये 2 बात याद रखनी है। अगला नाम है उर्जित पटेल का। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं और इनको बीजिंग में स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AIIB। AIIB को क्या कहते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। याद रखिएगा, कई बार स्टेट PCS के करंट अफेयर्स के एग्जाम में या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में प्रीलिम्स में कथन के तौर पर दे देता है कि उर्जित, अगर कैसे पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि उर्जित पटेल को हाल ही में AIIB के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। आपका ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AIIB के उपाध्यक्ष के तौर पर उर्जित पटेल को चुना गया। इसलिए एक एक पॉइंट को क्लियर कट समझते चलिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि उर्जित पटेल DJ पांडियान का स्थान लेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अगला नाम है आपका लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना में पूर्वी कमान के प्रमुख थे। अब इनको एक नई जिम्मेदारी मिली है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए। कौन? लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। क्लियर हो गया? अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा इसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे CP मोहती का स्थान लेंगे। ठीक है, और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे क्या बन गए? थल सेना के नए उप प्रमुख। अगला नाम है S सोमनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये S सोमनाथ जो है, ये एक वरिष्ठ इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक, जिनको इसरो का चेयरमैन चुना गया। इसरो का मतलब क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका चेयरमैन किसको चुना गया? S सोमनाथ को। ये किसका स्थान लेंगे? तो इसरो के जो पूर्व चेयरमैन K सिवन का स्थान लेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि S सोमनाथ को इसरो के चेयरमैन के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया। ठीक है, इतनी बात याद रखनी थी। अगला देखिए, ये जो सेक्शन चल रहा है ना, ये जो सेशन है, ये परीक्षा के लिए अंतिम समय में रिवीजन का रामबाण क्लास है। ठीक है, यानी आपको टू द पॉइंट करना है। हमको किसी की आत्मकथा नहीं जाननी है, हमको उस पॉइंट को समझना है जहां से सीधे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, आयशा मलिक। आयशा मलिक क्यों चर्चा में रही? पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया, और वो कौन बनी? आयशा मलिक। यानी आयशा मलिक पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ठीक है, अगले नाम की तरफ चलते हैं। अगला नाम है V अनंत नागेश्वरन। V अनंत नागेश्वरन को नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, शॉर्ट फॉर्म क्या है? CEA। ठीक है, यानी नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई? V अनंत नागेश्वरन की। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
अगला नाम है जुनैद कमाल का। जुनैद कमाल, विश्व बैंक के भारत में निदेशक जुनैद कमाल को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया। अब इसको समझ लीजिए, भारत विश्व बैंक के भारत में निदेशक कौन थे? जुनैद कमाल। जुनैद कमाल को एक नई जिम्मेदारी दी गई। क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया। ये क्लियर हो गया। अब एक बात और याद रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष के तौर पर ये दूसरे बांग्लादेशी हैं जिनको ये चुना गया। यानी एक बात और क्लियर हो गई कि जुनैद कमाल का संबंध कहां से है? बांग्लादेश से। और इसके पहले किसको चुना गया था? तो फैसल चौधरी को चुना गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला नाम देखिए, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे। अब इनको नई जिम्मेदारी दी गई, यानी विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगे? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ रहे सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे। कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अगले प्रश्न, अगला पॉइंट चलते हैं। मोहित जैन। मोहित जैन कौन है भाई? ये इकोनॉमिक टाइम्स के इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के चेयरपर्सन चुने गए। यानी कि इनका संबंध इकोनॉमिक टाइम्स से है। किसका? मोहित जैन का। अब इनको नई जिम्मेदारी क्या मिली? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के नए चेयरपर्सन बने हैं। याद रखिएगा, इस पद पर वो किसका स्थान लेंगे? तो वो स्थान लेंगे श्री एल आदिमूलम का। ठीक है, अब ये श्री एल आदिमूलम कौन है? तो ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के चेयरपर्सन रहे और इनका संबंध तमिल के एक समाचार पत्र दीना मलार से है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि दीना मलार का संबंध किससे है? तो श्री एल आदिमूलम से। इनकी जगह पर अब नए चेयरपर्सन आए हैं मोहित जैन। अगला देखिए, डॉक्टर अनूप राय। डॉक्टर अनूप राय को जेनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। इनको जेनेवा के निशस्त्रीकरण संयुक्त सम्मेलन के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। और ये अनूप राय किसका स्थान लेंगे? तो ये पंकज शर्मा का स्थान लेंगे। अगला नाम डॉक्टर संबित पात्रा। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दूसरी बात है कि इनको भारतीय पर्यटन विकास निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ITDC, के गैर कार्यकारी चेयरमैन यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर इनको चुना गया है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये ITDC के 3 वर्ष तक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। कौन? संबित पात्रा। अगला नाम देखिए, अरुण पुरवार। अरुण पुरवार को गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। किसको? IIFL फाइनेंस बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको चुना गया? अरुण पुरवार को। अगला नाम देखिए, अगला नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव चुना गया पहली बार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये किसका स्थान लेंगे? तो ये रामाचार्युलू का स्थान लेंगे। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव चुना गया और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये रामाचार्युलू का स्थान लेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि प्रमोद चंद्र मोदी CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, KV कामत। KV कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NABFID के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। किसको? KV कामत को। किसका अध्यक्ष चुना गया? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के। अब एक बात और याद रखिए, ये जो NABFID है ये भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्था है। और क्या काम करती है? तो ये बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, थोड़ा सा गले में वो है तो आवाज़ में अगर कोई वेरिएशन होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। मेन बात यह है कि आपको पॉइंट कितना महत्वपूर्ण मिल रहा है, आपको निष्कर्ष कितना महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा ये अंतर होगा। आगे चलते हैं। प्रोफेसर बिमल पटेल। प्रोफेसर बिमल पटेल को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य। इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर विमल पटेल को कहाँ नियुक्त किया गया? इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया नवंबर 2021 में। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि प्रोफेसर विमल पटेल को 5 साल के लिए इनका ये कार्यकाल होगा और इनका कार्यकाल जनवरी 2023 से शुरू होगा। ठीक है, अगला नाम देखिए, सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर इनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिंदल को चुना गया। यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको चुना गया? सज्जन जिंदल को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नाम देखते हैं अशोक भूषण का। अशोक भूषण को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। इनको राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण, शॉर्ट फॉर्म क्या है? NCLAT का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये 4 वर्ष रहेगा या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। दूसरी बात याद रखिएगा कि एक नाम और आपको याद रखना है
एक तो यह याद हो गया कि अशोक भूषण को क्या चुना गया, तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण NCLAT का अध्यक्ष। दूसरा नाम है न्यायमूर्ति समलिंगम को सुधाकर का। ये न्यायमूर्ति समलिंगम सुधाकर को अर्ध न्यायिक निकाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। अगला नाम है नीसा अंबानी का। नीसा अंबानी कौन है? तो नीसा अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम या रिलायंस फाउंडेशन की बोर्ड की अध्यक्ष सदस्य हैं। और इनको क्या मिला है? तो इनको स्मिथ सोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट का न्यायसी बोर्ड में इनको शामिल किया गया। किसको? ईसा अंबानी को। यानी ईसा अंबानी के बारे में डायरेक्ट क्या बात याद रखनी है कि ईसा अंबानी को स्मिथ सोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में के न्यासी बोर्ड में इनको शामिल किया गया। इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 4 वर्ष के लिए। अगला है ऑपरेशन और अभियान। ठीक है, ऑपरेशन और अभियान में देखिए क्या है। पहला है ईस्टर्न ब्रिज 6। ये भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच राजस्थान के जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन हुआ। यानी ये वायुसेना का अभ्यास था। दूसरी बात, भारत और ओमान के बीच हुआ ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन, और ये 6वां संस्करण था। ठीक है, इतनी बात को आपको ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में जानना था। अगला पॉइंट देखिए, मिलन 2022। मिलन 2022 भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभियान मिलन 2022 कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में 2 चरण में इसका आयोजन हुआ। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि मिलन 2022 का विषय क्या था? कैमराडरी यानी सामंजस्य सहयोग। कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में विकसित करना। ये था मिलन 2022, जो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय कई सारे पक्ष को लेते हुए ये अभ्यास था। अगला देखिए, पैनेक्स 21। अब पैनेक्स 21 मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन का अभ्यास है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पैनेक्स 21 भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड बिम्स्टेक के विषय विशेषज्ञों का, राजनयिकों का ये भागीदारी से इस सम्मेलन का हुआ। ये किसके लिए था? ये मानवीय सहायता के लिए आपदा प्रबंधन का अभ्यास था। नाम क्या है? पैनेक्स 21। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और याद रखनी है कि पैनेक्स 21 ये तीसरा अभ्यास था। ठीक है, और ये कहां आयोजित किया गया, तो इसको भी देख लीजिए। इसका आयोजन 2021 दिसंबर में पुणे भारत में हुआ। यानी पुणे महाराष्ट्र के जो कहां पे? भारत के पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, अब एक बात और यहां पर आपको याद रखनी है कि इस अभ्यास का लक्ष्य क्या है। तो ये जो पैनेक्स 21 है, ये प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में संयुक्त योजना और क्षेत्रीय सहायता विकसित करने के लिए किया गया। दूसरी बात, अकस्मात हुए पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों को संतुलित करने के लिए पैनेक्स 21 का आयोजन बिम्स्टेक के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। अगला नाम देखिए, डार्कथॉन 2022। ये आप पढ़ चुके हैं एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट में। ये डार्कथॉन 2022 ये नॉर्टिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका नाम क्या है? NBC के ने नई दिल्ली में आयोजित किया। अब ये डार्कथॉन 2022 NCB यानी नॉर्टिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई दिल्ली में क्यों आयोजित किया? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दुनिया भर के डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने का समाधान खोजना। ठीक है, ये था डार्कथॉन 2022। अगला देखिए, अभ्यास वायु शक्ति। अभ्यास वायु शक्ति 7 मार्च 2022 को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में ये संचालित हुआ। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसमें 148 विमानों ने भाग लिया और पहली बार राफेल विमान ने भी भाग लिया। किसमें? ऑपरेशन वायु शक्ति। कहां पर हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, अगला देखिए, पूर्व धर्म गार्जियन 2022। पहली बात तो ये किसके बीच हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो बेलगावी, जिसको बेलगाम कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। किसका? पूर्व धर्म गार्जियन। और किसके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। इसमें एक बात और याद रखनी है आपको कि इसमें भारतीय सेना की 15वीं बटालियन महाराणा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया। अब जापान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पूर्व धर्म गार्जियन में भाग लिया। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जो मराठा थे वो काफी हिंदुत्व से संबंधित यानी धर्म से रिलेटेड ज्यादा थे, ज्यादा में उनका ज्यादा झुकाव था। तो अब यहाँ आपका इस जो सैन्य अभ्यास हुआ वो भी क्या है? धर्म गार्जियन है। तो आप इससे कोरिलेट कर दीजिएगा। आगे चलिए, अभ्यास सी ड्रैगन। ये जो अभ्यास सी ड्रैगन है ये जनवरी 2022 में हुआ। ये बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास था। बहुराष्ट्रीय का मतलब कई सारे राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और पनडुब्बी रोधी युद्ध 2022 हुआ। इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो ये अमेरिका के गुआम तट में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसमें
क्वाड देशों के, यानी इसका आयोजन किसके द्वारा, यूएस की नेवी द्वारा, और इसमें क्वाड देश जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भाग लिया। इसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भी इसमें भाग लिया। किसमें, ऑपरेशन सी ड्रैगन में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा यूक्रेन रूस के तनाव में जो यूक्रेन में भारतीय छात्र और नागरिक फंसे थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया। अब यहाँ डेट भी एक याद रखिएगा, ये अभियान शुरू कब किया गया, 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया और 11 मार्च 2022 तक का आंकड़ा है कि 23,000 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इस मिशन में भारतीय वायुसेना की जिस विमान का प्रयोग हुआ उसका नाम क्या था, C-17 ग्लोब मास्टर। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। यानी ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर का शामिल हुआ था। अगला है अभ्यास एक्स शक्ति 2021। अब ये अभ्यास एक्स शक्ति 2021 किसके बीच आयोजित हुआ, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ। ये 6वां संस्करण था और उद्देश्य क्या था, आतंकवाद विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। यानी कि कैसे आतंकवाद विरोधी अभियान को सफलतापूर्वक किया जाए, इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास एक्स शक्ति 2021 का आयोजन किया गया। दूसरी बात और आपको यहां याद रखनी है कि ये 5वां एक्स शक्ति था जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। और ये एक बात और याद रखिएगा कि इसमें थल सेना का ये अभ्यास था, कौन, एक्स शक्ति, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का कौन सा अभ्यास होता है तो आपका जवाब होगा गरुण अभ्यास, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। और अगर ये पूछा जाए कि नौसेना का है तो आप बोलेंगे वरुण। यानी आइए इसको जरा यहीं पे समराइज कर देते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत फ्रांस के बीच में थल सेना का संयुक्त अभ्यास तो आपका जवाब होगा एक्स शक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का अभ्यास तो आपका जवाब होगा गरुण अभ्यास। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास तो आपका जवाब होगा वरुण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए अभ्यास दोस्ती। पहली बात इसमें यह याद रखना है कि यह भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवर्षीय त्रिपक्षीय है, यानी 2-2 वर्षों के अंतराल पे आयोजित होती है। त्रिपक्षीय का मतलब 3 पक्ष हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। अब इसमें देखिए और क्या बात आपको याद रखनी है, ये नौसैन्य अभ्यास दोस्ती नौसैन्य अभ्यास है, 15वां संस्करण है। एक बात और याद रखिएगा कि इसका आयोजन कब हुआ, तो ये इसका आयोजन नवंबर 2021 में मालदीव के तट पर हुआ। ये भी बात याद रखना, बहुत बार पूछता है। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंद महासागर की परिचालन क्षमता में वृद्धि करना और तीनों देशों के तट रक्षकों के बीच आपसी सहयोग। कौन तीनों देश हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका, उनके बीच में आपसी दोस्ती हुई। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि भारत और मालदीव ने ये अभ्यास दोस्ती को 1991 में शुरू किया गया था, तब इसमें श्रीलंका शामिल नहीं था। श्रीलंका 2012 में इसमें शामिल हुआ, ठीक है। और इस संयुक्त अभ्यास यानी कि अभ्यास दोस्ती का ये 30वां वर्ष है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दक्षिण शक्ति अभ्यास। अब ये दक्षिण शक्ति अभ्यास क्या है, भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान द्वारा गुजरात और राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्रों में 1 सप्ताह का ये संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के द्वारा नवंबर 2021 में संपन्न किया गया। ये जो दक्षिणी कमान थी भारतीय सेना की, ये गुजरात के कच्छ के रण में और राजस्थान के थार मरुस्थल में अपनी क्षमताओं को परखना, ताकि युद्ध के समय में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, ठीक है। अगला देखिए कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक। याद रखिएगा कि भारतीय सेना के जो प्रतिनिधित्व हैं उसकी 5वीं बटालियन यानी कि 5वीं बटालियन 4 यानी कि 5/4 गोरखा राइफल्स जो फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। अब इसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास कहां पर हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। किसने भाग लिया, गोरखा राइफल्स की फ्रंटियर फोर्स में, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। बस इतनी बात याद रखनी है। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि ये 17 अंतरराष्ट्रीय टीमों के कुल 96 टीमों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए कि यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच में यूके के ब्रेकन में आयोजित किया गया। कौन सा, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है अभ्यास मित्र शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में सेनाओं में हुई। अब इसका आयोजन कब हुआ, ये अक्टूबर 2021 में आयोजन हुआ। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में इसका आयोजन किया गया। किसका, मित्र शक्ति का, भारत और श्रीलंका के बीच। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। अगला देखिए ब्लू फ्लैग 2021। ये ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसमें 84 वायुसेना के यानी कि कर्मियों ने भाग लिया।
दूसरी बात याद रखनी है कि इस ब्लू फ्लैग 2021 में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 ने विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल का एक एयरबेस है जिसका नाम है ओवडा ओवडा एयरपोर्ट से मिराज 2000 ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। ठीक है, और ये ओवडा एयरबेस कहां पर है? इजराइल में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला देखिए कि ये जो सैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग है इसका 2021 का विषय क्या था? तो जटिल परिस्थितियां परिसंचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकत्रीकरण। यानी मतलब क्या है? यानी ब्लू फ्लैग 2021 में विषय रखा गया कि जब कभी भी जटिल परिचालन परिस्थिति आए तो उसमें चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों को कैसे एकीकरण किया जाए। अगला देखिए अजय वारियर 2021। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। ये 6वां संस्करण हुआ 2021 का, और अजय वारियर 2021 जो 6वां संस्करण है ये उत्तराखंड के चौबटिया में इसका आयोजन अक्टूबर 2021 में किया गया था। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। अगला है जिमेक्स 21। ये भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम क्या है? जिमेक्स 21। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो जिमेक्स 21 किसके बीच में? तो भारत और जापान के नौसेना के बीच में। इसका आयोजन कहां हुआ जिमेक्स का? तो इसका आयोजन अरब सागर में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें आपको क्या याद रखनी है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ स्ट्रियागर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग ने किया। इन दोनों बातों को याद रखना है। गाइडेड मिसाइल स्टील्थ स्ट्रियागर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग ने भाग लिया। किसमें भाग लिया? जिमेक्स 21 में, भारत और जापान का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास। अगला देखिए युद्धाभ्यास 21। अब ये युद्धाभ्यास 21 भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में हुआ और ये 17वां संस्करण था। अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन हुआ। और अगर ये पूछे कि युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहां पे हुआ तो आपका जवाब होगा कि ये संयुक्त बेस एल्मेडार्फ रिचर्डसन अलास्का में इसका आयोजन हुआ। किसका? युद्धाभ्यास 21 का। यानी युद्धाभ्यास 21 का आयोजन कहां हुआ? अल्फेनडार्फ रिचर्डसन अलास्का में इसका आयोजन हुआ। ये 14 दिवसीय युद्धाभ्यास था भारत और अमेरिका के बीच में। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि ये दल, इसमें भारतीय दल में जो गए थे वो मद्रास रेजिडेंट के एक इन्फेंट्री बटालियन के 350 कर्मी थे और वहीं अमेरिका में 40वीं कैलिवरी रेजिमेंट के स्क्वाड्रन ने इसमें भाग लिया था। यहां पे आपको भारत का मद्रास रेजिडेंट याद रखना होगा। अगला है कोंकण शक्ति 2021। कोंकण शक्ति 2021 भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के बीच में अक्टूबर 2021 में अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा कोंकण शक्ति 2021 के तौर पर हुआ। ठीक है, यानी आपको मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है कि कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अरब सागर में कोंकण तट पर। और एक मैटर और याद रखिएगा कि ये 7 दिवसीय इस अभ्यास का बंदरगाह का जो चरण है वो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, ये भी बात उसके साथ आपको याद रखना है। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। कल हम लोग योजना और परियोजना के आगे का हिस्सा देखेंगे जिसमें हम लोग योजना परियोजना, फिर आयोग समिति, विभिन्न प्रकार के मेले या आयोजन का देखेंगे। उसके बाद हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष रक्षा देखेंगे और पुस्तक को शामिल करेंगे। इस प्रकार हम लोग घटना चक्र के एक बहुत बड़े हिस्से को बहुत विस्तृत तरीके से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करिए। चैनल के सपोर्ट के लिए कमेंट करें और इसको चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उनके पास रेगुलर वीडियो पहुंचेगा तो उनका कोई